अ वेरी चीयरफुल गुड मॉर्निंग टू 12th क्लास। बेटे आज हम पढ़ेंगे की कंपोनेंट ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में हेल्थ का पॉइंट पढ़ेंगे बच्चों। इसके अंदर बेटे हमें क्या दे रखा है? हेल्थ मीन्स अ साउंड सिस्टम ऑफ मेंटल स्टेट ऑफ द इंडिविजुअल। इट डज नॉट सिंपली मीन अब्सेंस ऑफ डिसीज। देखो बेटे हेल्थ मैंने स्वास्थ्य, स्वास्थ्य का अर्थ यहाँ पर क्या है कि अगर एक व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ है तो ही वो क्या है? हेल्थ है। ठीक है। इट डज नॉट सिंपली, हेल्थ का अर्थ ये नहीं है, स्वास्थ्य का अर्थ बिल्कुल भी ये नहीं है कि अगर एक व्यक्ति को बीमारी नहीं है तो वो क्या है? स्वस्थ है। गुड हेल्थ इम्प्लाइज द फॉलोइंग। अच्छे स्वास्थ्य में हम लोग क्या चीज़ें लेते हैं, क्या कंसीडर करते हैं, क्या होता है अच्छा स्वास्थ्य? व्हेन वी आर एबल टू हैंडल द डिफ़िकल्ट टास्क, अगर हम काम को अच्छे तरीके से कर पाते हैं, हमारी जो लेबर की प्रोडक्टिविटी अगर बढ़ती है, और नो डाउट हमारी मेंटल एबिलिटीज़, मानसिक योग्यता भी बढ़ती है, तो बेटे हम लोग उसको क्या कहते हैं? हेल्थ। हेल्थ का मतलब यहाँ पर है बच्चों साउंड फिजिकल, यानी कि फिजिकल शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना क्या कहलाता है? स्वास्थ्य कहलाता है। स्वास्थ्य का अर्थ कभी भी ये नहीं ले सकते कि चलो भाई बीमारी नहीं है किसी को भी तो वो क्या है? स्वस्थ है। तो गुड हेल्थ का अर्थ क्या है? अगर आपकी काम करने की एफिशिएंसी है, डिफ़िकल्ट टास्क को करने की एफिशिएंसी बढ़ती है। सेकेंड वन प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। थर्ड वन आपकी मानसिक योग्यता, मेंटल एबिलिटी बढ़ती है, देन इट कैन बी कॉल्ड गुड हेल्थ। आगे देखिए बच्चों, डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ सर्विसेज आफ्टर इंडिपेंडेंस। स्वतंत्रता के पश्चात हमारी देश में स्वास्थ्य सुविधाओं का कितना विस्तार हुआ? देयर हैज़ बीन ए सब्सटेंशियल इम्प्रूवमेंट ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज़ आफ्टर इंडिपेंडेंस। देखो बेटे हमारे देश के अंदर स्वास्थ्य सुविधाओं में बहुत अधिक सुधार हुआ है स्वतंत्रता के पश्चात। फर्स्ट वन डिक्लाइन इन डेथ रेट। Death rate has become down from high as 27 per thousand in 1951 to 6.3 per thousand in 2017। यानी कि 1951 के अंदर हम बात करें तो डेथ रेट कितनी थी? 27 पर थाउजेंड थी, जो कि अब डिक्रीज होकर 2017 में 6.3 हो गई है। रिडक्शन इन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब क्या है? शिशु मृत्यु दर में कमी। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट रेफरिंग टू डेथ ऑफ द इन्फेंट्स अप टू 1 ईयर ऑफ एज। देखो बेटे शिशु मृत्यु दर का अर्थ यहाँ पर क्या है? जो बच्चे 1 साल की उम्र से पहले ही मर जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं बच्चों? इन्फेंट कहते हैं। और मोर्टेलिटी रेट शिशु मृत्यु दर हैज़ सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड फ्रॉम 146 पर थाउजेंड इन 1951 एंड 32 पर थाउजेंड 2017। अब देखो बेटे ये भी काफ़ी हद तक कम हो गई है। 1951 में 146 प्रति हज़ार थी, जो कि अब 2017 में कम होकर 32 प्रति हज़ार हो गई है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी राइज हो गई है पहले से। एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ हैज़ राइजन फ्रॉम 32 ईयर्स इन 1951 टू 69.4 ईयर्स इन 2018। जीवन जीने की जो औसत है बेसिकली पहले कितनी थी? 32 साल थी, अब ये बढ़कर 69.4 हो गई है। कंट्रोल ओवर डेडली डिसीज़। डेडली डिसीज़ का मतलब क्या है? जो खतरनाक बीमारियां हैं उन पर नियंत्रण पा लिया गया है। डेडली डिसीज़ लाइक मलेरिया, टीबी, कोलरा, स्मॉल पॉक्स हैव बीन ब्रॉट अंडर कंट्रोल। तो बेटे ये जो खतरनाक बीमारियां हैं, मलेरिया हो गया, टीबी हो गया, कोलरा हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया, इन सबको पहले से नियंत्रित कर लिया गया है। एंड नेक्स्ट वन, फिफ्थ पॉइंट, डिक्लाइन इन अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट। 5 साल के अंदर भी मृत्यु दर, 5 साल के तक के बच्चों की भी जो मृत्यु दर है उसमें भी काफ़ी कमी आ गई है। अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट हैज़ डिक्लाइन सिग्निफिकेंटली फ्रॉम 248 पर थाउजेंड इन 1960 टू 39 पर थाउजेंड इन 2017। अंडर 5 जो मतलब बेसिकली बच्चे 5 साल से कम हैं उनके अंदर भी मृत्यु दर में काफ़ी कमी आई है। पहले कितनी थी? 1960 में 248 पर थाउजेंड थी, अब कम होकर बच्चे कितनी हो गई है? 2017 में 39 पर थाउजेंड हो गई है। बेटे ये सब जो ऑब्जर्वेशंस हैं ये हमें बताते हैं कि हमारे देश के अंदर इंडिपेंडेंस के पश्चात बेसिकली हेल्थ फैसिलिटीज़ में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। फॉलोइंग टेबल इंडिकेट्स एक्सपेंशन ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज़ इन इंडिया बिटवीन द पीरियड 1951 टू 2017। 1951 से 2017 के बीच में हमारे देश में स्वास्थ्य सुविधाओं में बहुत अधिक विस्तार हुआ है। मेडिकल कॉलेज हैं बच्चों, पहले 28 थे, अब बढ़कर 460 हो गए हैं। डिस्पेंसरीज हैं जो 9209 थी, अब बढ़कर 55,223 हो गई हैं। जो हमारे बेसिकली कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, पहले 725 से अब 1,87,505 हो गए हैं। नंबर ऑफ बेड्स इंक्रीज हो गए हैं।
पहले 3.2 थे, अब बेसिकली 13,76,013 हो गए हैं। डॉक्टर्स इंक्रीज़ हो गए हैं काफ़ी, नर्सिस की संख्या बढ़ गई है। अगर हम बात करें नंबर ऑफ़ डॉक्टर्स पर 1000 पॉपुलेशन, 10,000 पॉपुलेशन पर डॉक्टर की संख्या भी पहले से 1951 में कितनी थी, 1.7 थी, और अब बढ़कर कितनी हो गई है बच्चों, 13.96 हो गई है। तो बेटे ये जो पॉइंट्स हम लोग कंसीडर कर रहे हैं कि हमारे देश के अंदर जो डिस्पेंसरीज बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, डॉक्टर्स की संख्या बढ़ गई हैं, एक्सपेंशन ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटी हैज़ बीन सो सिग्निफिकेंट दैट देयर इज़ अ कंप्लीट इरेडिकेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स फ्रॉम इंडिया विच एट वन टाइम यूज टू बी अ डेडली डिजीज इन द कंट्री। देखो बेटे हमारे देश में स्वास्थ्य सुविधाओं के बढ़ने के कारण स्मॉल पॉक्स जैसी, चेचक जैसी बीमारियों पर पूरी तरह से नियंत्रण पा लिया गया है, जो कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऑफ टाइम पर पहले बहुत ही खतरनाक बीमारी थी। टू इम्प्रूव हेल्थ फैसिलिटीज टू इट्स सिटीजन, गवर्नमेंट अनाउंस नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017। स्टूडेंट्स इस लाइन को आप अंडरलाइन कीजिए कि गवर्नमेंट ने नेशनल हेल्थ पॉलिसी कब अनाउंस की थी, 2017 में। गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च आयुष्मान भारत नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन टू प्रोवाइड हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ ₹5 लाख पर फैमिली पर ईयर टू पुअर हाउस होल्ड इन द कंट्री। देखो बेटे इसके अंदर क्या था, 5 लाख हर एक फैमिली को मिलेंगे, जो बेसिकली क्या है, इसके अंदर उनका हेल्थ इंश्योरेंस होगा, और 5 लाख हर एक फैमिली को जो पुअर हाउस होल्ड है हमारी कंट्रीज़ में, उन सबको इसका फ़ायदा 5 लाख रुपए तक का मिलेगा। ये कौन सी योजना है बच्चों, आयुष्मान भारत योजना। अब हम बात करते हैं हेल्थ सिस्टम इन इंडिया। भारत के अंदर 3 तरह का बच्चों, त्रिस्तरीय, 3 टायर का मतलब क्या है, त्रिस्तरीय हेल्थ केयर सिस्टम है। फर्स्ट वन है PHC प्राइमरी हेल्थ सेंटर, दूसरा है CHC कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, और तीसरा है हमारा सब सेंटर्स। फर्स्ट है बच्चों देयर आर स्मॉल हॉस्पिटल्स। यहाँ पर बेटे हेल्थ केयर सेंटर में हॉस्पिटल्स बहुत छोटे होते हैं, इनको स्मॉल टाउन्स में, छोटे छोटे शहरों में, रूरल एरिया के अंदर ही डेवलप किया जाता है। एंड मैनेज बाय सिंगल डॉक्टर एंड ANM। तो इसका कहने का मतलब क्या है, ये जो हॉस्पिटल्स होते हैं इनको मैनेज कौन करता है, कहीं ना कहीं एक सिंगल डॉक्टर मैनेज करता है। एंड ANM का मतलब क्या है, ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफ। अब देखो बेटे ये जो सेंटर्स होते हैं इनका फोकस क्या होता है कि लोगों को एजुकेट करना है। दिस सेंटर फोकस ऑन एजुकेटिंग पीपल इश्यूज रिलेटिंग टू हेल्थ केयर। लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं से रिलेटेड हमें इनको क्या करना होता है, एजुकेट करना होता है। एंड प्रोवाइड इम्यूनाइजेशन फैसिलिटीज अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिजीज। इम्यूनाइजेशन क्या होता है, इम्यूनिटी पावर को इंक्रीज करना है, उनकी रोग प्रतिरोधक उसको पॉइंट को हमें क्लियर करना है कि यानी कि बेसिकली जो इन्फेक्शियस डिसीज़ हैं उनके कारण जो रोग हो जाते हैं, बीमारियां हो जाती हैं, उनका इम्यूनाइजेशन करना है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना है लोगों की। एंड प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट इज ऑफर टू पेशेंट्स विद इन मैनेजेबल लिमिट। प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट का मतलब क्या है, बेसिकली प्रारंभिक रूप से क्या करना है, पेशेंट्स को मैनेजेबल लिमिट के अंदर प्राइमरी ट्रीटमेंट देना है। इट मे बी नोटेड दैट कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स ऑफन वर्क एज ए रिफरल सेंटर फॉर द प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर। तो बेटे जो कम्युनिटी सेंटर्स है ना कहीं क्या करते हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स के अंडर काम करते हैं। टायर टू में क्या दे रखा है बच्चों, इंक्लूड्स प्राइमरी हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस। दीज इंस्टीट्यूशंस आर अपग्रेडेड। इनको बेटे प्राइमरी हेल्थ सेंटर की बजाय पहले से अपग्रेड कर दिया गया है। इन इंस्टीट्यूशंस के अंदर बेटा सर्जरी के लिए एंड हैव फैसिलिटीज़ फॉर सर्जरी, ECG के लिए, एक्सरेज के लिए नई अपग्रेडेड मशीनें होती हैं यहाँ पर। दे आर लोकेटेड इन बिग टाउन्स एंड डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। ये बेटे कहाँ होते हैं, बड़े बड़े शहरों में और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के अंदर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होती हैं। थर्ड वन है बच्चों टायर 3 इंक्लूड्स टेरिशरी हेल्थ केयर सेंटर्स। यहाँ पर बेटे बेसिकली क्या होते हैं, मेडिकल सेंटर्स होते हैं जो स्पेशलाइज्ड मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराते हैं। द टेरिशरी आल्सो इंक्लूड एजुकेशनल एंड रिसर्च सेंटर सच एज एम्स। अपने नाम ही सुन रखा है बेटे, जो टर्शी सेक्टर हैं वो एजुकेशनल और रिसर्च सेंटर की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराते हैं, जैसे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है न्यू दिल्ली के अंदर, PGI है बेटे चंडीगढ़ के अंदर, और बेसिकली यहाँ पर इसके अलावा NIMHNS यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ और न्यूरो साइंस है बेंगलुरु के अंदर बेटे। तो ये बेटे क्या करते हैं, फुली ऐसे सेंटर हैं बेसिकली जो मेडिकल इक्विपमेंट से इक्विप्ड हैं और कहीं ना कहीं स्पेशलाइज्ड मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। अब देखो बेटे हम बात करते हैं प्राइमरी सेक्टर के अंदर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की। द प्राइवेट सेक्टर अकाउंट्स मोर देन 80% ऑफ टोटल हेल्थ केयर स्पेंडिंग इन इंडिया। प्राइवेट सेक्टर जो है बेटे बेसिकली क्या कर रहा है, 80% ऑफ टोटल हेल्थ केयर स्पेंडिंग इन इंडिया। ठीक है बच्चों। दूसरी बात ऑफ दी सीकिंग ट्रीटमेंट। अगर हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की
78% रूरल, 78% क्या है रूरल सेक्टर के हैं, और 81% क्या है बच्चों अर्बन पेशेंट हैं। आर अवेलिंग, वो क्या कर रहे हैं बेसिकली नॉन इंस्टीट्यूशनल फैसिलिटीज़ ले रहे हैं, ठीक है ना। अब जो 58% रूरल सेक्टर हैं में रहने वाले लोग हैं और 62% अर्बन सेक्टर में रहने वाले लोग हैं, वो प्राइवेट हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ लेते हैं। प्राइवेट सेक्टर इज इन हेल्थ केयर हैज़ गेन्ड ए डोमिनेंट presence in all sub-markets, medical education and training, medical technology and diagnostics, and manufacture and sale of pharmaceuticals, hospital construction, and finally the provision of medical services। जो ये प्राइवेट सेक्टर हैं बेटे बेसिकली क्या है डोमिनेंस प्रेजेंस का मतलब इन्होंने अपना अपना प्रभुत्व जमा रखा है सारी मार्केट के अंदर। मेडिकल एजुकेशन में यानी कि जो बेसिकली डॉक्टरी शिक्षा है उसका भी प्राइवेटाइजेशन हो चुका है, उसमें भी प्राइवेट सेक्टर है। ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, मेडिकल टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रहे हैं, डायग्नोस्टिक्स के लिए मशीन्स प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, दवाइयों को सेल ऑफ फार्मास्यूटिकल्स का मतलब क्या है दवाइयाँ जो हैं उनको बेच रहे हैं बेटे, हॉस्पिटल को कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो नो डाउट बेटे। एंड द फाइनली द प्रोविजन ऑफ मेडिकल सर्विस, और कहीं ना कहीं मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस प्राइवेट सेक्टर इंडिया अकाउंटिंग ओनली 8%। देखो बेटे एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस बेसिकली 8% फैसिलिटीज थी जो यहाँ से इनको कहाँ से मिलती थी कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर से मिलती थी। बट टुडे 93% ऑफ हॉस्पिटल्स एंड 63% ऑफ बेड्स 64% ऑफ बेड्स एंड 80 to 85% ऑफ डॉक्टर्स बिलोंग टू अ प्राइवेट सेक्टर हेल्थ केयर। तो बेटे अगर हम बात करते हैं एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस 8% हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ मिलती थी, लेकिन 93% हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ और 93% हॉस्पिटल एट प्रेजेंट 64% बेड और 80 to 85% जो डॉक्टर्स हैं वो किससे मतलब बेसिकली प्राइवेट सेक्टर से संबंध रखते हैं। 10 प्राइवेट सेक्टर अमेज एज ए डोमिनेंट सोर्स ऑफ हेल्थ केयर सर्विस इन इंडिया। तो बेटे भारत में कहीं ना कहीं जो निजी क्षेत्र है ये अब एक डोमिनेंट सेक्टर अपना प्रभुत्व मेडिकल सर्विसेज के अंदर जमा चुका है। पहले से अगर हम बात करते हैं तो मेडिकल सेक्टर के अंदर प्राइवेट सेक्टर का डोमिनेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब हमारा पॉइंट आता है हेल्थ एज एन अमर्जिंग चैलेंज। हेल्थ हमारे लिए एक चैलेंज क्यों बना हुआ है, एक समस्या क्यों बनी हुई है उसके बावजूद भी। देखो बेटे कंसिस्टेंट एफर्ट्स सिंस इंडिपेंडेंस हैव प्रोड्यूस्ड गुड रिजल्ट इन द एरिया ऑफ हेल्थ ए की कॉम्पोनेंट ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो बेटे लगातार जो प्रयास किए जा रहे हैं स्वतंत्रता के पश्चात उसके कारण बहुत अच्छे परिणाम हमें हेल्थ के अंदर मिल रहे हैं जो कि हमारे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है। एज ऑलरेडी नोटेड डेथ रेट पहले से रिड्यूस हो गई है, बर्थ रेट पहले से डिक्लाइन हो गई है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम हो गई है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी पहले से बढ़ गई है, जो पेंडेमिक टेस्ट थी बेटे बेसिकली स्मॉल पॉक्स के कारण वो भी काफ़ी कम हो गई है। येट हेल्थ केयर इन इंडिया कंटिन्यूज टू बी चैलेंज। उसके बावजूद भी भारत के अंदर जो हेल्थ केयर फैसिलिटी है हमारे लिए आज भी बहुत बड़ी चुनौती बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। ऑब्जर्वेशंस हाईलाइट हाउ हेल्थ केयर इज एन अमर्जिंग चैलेंज। देखो बेटे जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो हमें ये बता रहे हैं कि किस तरह से हेल्थ केयर फैसिलिटी हमारे लिए समस्या बनी हुई है। फर्स्ट वन है बच्चों अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज। देखो बेटे हमारे देश में स्वास्थ्य सुविधाओं का जो वितरण है वो बिल्कुल असमान है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज एक्सट्रीमली अनइक्वल अक्रॉस अर्बन एंड रूरल सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। मोस्ट ऑफ द हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैव बीन कन्फाइंड टू द अर्बन एरियाज। देखो बेटे हमारे देश में स्वास्थ्य सुविधाओं की अगर हम बात करते हैं बिल्कुल क्या है असमान वितरण है ग्रामीण क्षेत्रों में भी और शहरी क्षेत्रों में भी। और अगर हम बात करें जितने भी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं सारे के सारे कहाँ हैं रिस्ट्रिक्टेड कहाँ तक प्रतिबंधित हैं केवल और केवल वो हैं अर्बन सेक्टर में। सेकेंड वन कम्युनिकेबल डिसीज। कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब क्या है जो खतरनाक बीमारियां संक्रमक बीमारियां जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हो सकती हैं। कम्युनिकेबल डिजीज लाइक एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डिफेंसी सिंड्रोम HIV SARS आर रेजिंग देयर अगली हैंड्स एंड आर पोजिंग अ सीरियस थ्रेट टू द सोसाइटी। अब देखो बेटे जो कम्युनिकेबल संक्रमक बीमारियां एड्स है HIV है SARS है वो बेटे कहीं ना कहीं अपनी जड़ें मजबूत कर रही हैं पूरी सोसाइटी को कहीं ना कहीं सोसाइटी के स्वास्थ्य के लिए कहीं ना कहीं खतरा बनी हुई हैं। थर्ड वन पुअर मैनेजमेंट there is substantial mismatch between the number of patients and number of health care facilities। पुअर मैनेजमेंट का मतलब है कि जो प्रबंध है वो बहुत बेहतर नहीं है क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम बात करते हैं नंबर ऑफ पेशेंट्स बहुत ज़्यादा हैं और हेल्थ केयर सेंटर्स काफ़ी कम हैं। हेल्थ पर्सोनल आर ग्रोसली इनएडुकेट पर्टिकुलर इन रूरल एरियाज एंड ऑफन द रूरल folk have to rush to the urban health care centers और be the victim of local quacks। देखो बेटे कहीं ना कहीं हेल्थ पर्सोनल यानी कि अगर हम स्वास्थ्य कर्मचारी की बात करें तो वो गाँव के अंदर ग्रामीण क्षेत्रों में
उनकी संख्या बहुत ही कम है। तो इसलिए बेटे जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले रूरल फोक यानी कि ग्रामीण लोग हैं, उनको ट्रीटमेंट के लिए बहुत तेज़ी से शहरों की तरफ भागना पड़ता है, और या फिर जो लोकल क्वैक्स हैं यानी कि अनऑथोराइज डॉक्टर है उनसे ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। क्योंकि बेटे हमारे देश के अंदर हेल्थ सेंटर्स तो कम है ही, लेकिन हेल्थ सेंटर से कम होने के साथ साथ जो हेल्थ पर्सोनल है उनकी संख्या भी काफ़ी कम है। नेक्स्ट वन, प्राइवेटाइजेशन। द गवर्नमेंट इज ग्रेजुअली मूविंग टूवर्ड्स प्राइवेटाइजेशन। सरकार धीरे धीरे क्या कर रही है, शिक्षा का बेसिकली स्वास्थ्य सुविधाओं का निजीकरण कर रही है। द नंबर ऑफ प्राइवेट हॉस्पिटल्स आर इज सर्चिंग इन प्लेस ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल। धीरे धीरे बेटे जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, निजी अस्पताल हैं, वो सरकारी अस्पतालों का स्थान लेते जा रहे हैं। कॉन्सिक्वेंटली हेल्थ केयर इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली एक्सपेंसिव एंड बियॉन्ड द रीच ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल इन इंडिया। तो कहीं ना कहीं जो हेल्थ केयर है बेटे वो फैसिलिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं, और कहीं ना कहीं लाखों लोगों के हाथों से बाहर हो गई। यानी कि लाखों से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर हेल्थ फैसिलिटीज़ को अवेल करने में सक्षम नहीं हैं, बिकॉज ऑफ द पुअर, क्योंकि वो सब क्या हैं, पुअर हैं। नेक्स्ट वन, पुअर अपकीप एंड मैनेजमेंट। अपकीप का होता है रख रखाव। अपकीप एंड मेंटेनेंस ऑफ द गवर्नमेंट हेल्थ केयर सेंटर इज़ वेरी पुअर। अपकीप एंड मेंटेनेंस ऑफ द गवर्नमेंट हेल्थ केयर सेंटर इज़ वेरी पुअर। देखो बेटे जो अगर हम बात करते हैं हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के बारे में, तो बेटे वहाँ पर रख रखाव और मरम्मत यानी कि वहाँ की जो मेंटेनेंस है वो काफ़ी क्या है, दयनीय स्थिति में है। द क्वालिटी डिफरेंस बिटवीन द प्राइवेट एंड पब्लिक हॉस्पिटल इज सो लार्ज दैट people are often compelled to depend on private treatment even when are not affordable। देखो बेटे क्वालिटी डिफरेंस इतना है प्राइवेट और पब्लिक हॉस्पिटल्स का कि लोगों को ना चाहते हुए भी प्राइवेट ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, जबकि वो उसको अफोर्ड नहीं कर पाते। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के अंदर बेटे सैनिटेशन फैसिलिटीज़ भी बहुत बढ़िया हैं, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ भी बढ़िया हैं, और नो डाउट मॉडर्न इक्विपमेंट्स हैं, और डॉक्टर्स टाइमली अवेलेबल होते हैं। देयर आर सो मैनी रीजंस, दैट्स वाई वी आर कंपेल्ड टू टेक द प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ इवन व्हेन आर नॉट अफोर्डेबल, जबकि वो अफोर्डेबल भी नहीं होती हैं। लास्ट वन, पुअर सैनिटेशन लेवल। सैनिटेशन लेवल इज एक्सट्रीमली पुअर बोथ इन रूरल अर्बन एरियाज इन इंडिया। देखो बेटे सैनिटेशन लेवल बहुत ही पुअर है। स्वास्थ्य अगर हम बात करें साफ सफाई की, तो चाहे वो रूरल सेक्टर है चाहे वो अर्बन सेक्टर है। सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर हैज़ टू फंक्शन। सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के दो फंक्शन हैं। एक तो हमें क्या करना चाहिए, साफ सफाई को ध्यान में रखते हुए हमें अपनी सराउंडिंग्स जहाँ हम लोग काम करते हैं और जहाँ हम लोग रहते हैं उसको हमें क्लीन रखना चाहिए। सेकेंड वन, टू अराउज अवेयरनेस of sanitation among the masses and encourage their participation in awareness program। देखो बेटे ज़्यादा से ज़्यादा जनसमूह के लोगों को हमें हर तरह से क्या करना चाहिए, सफाई के बारे में जागरूक करना चाहिए, उनको एनकरेज करना चाहिए, ताकि वो लोगों में क्या करें, जागरूकता फैलाएं और लोग सैनिटेशन के महत्व को समझें, साफ सफाई के महत्व को समझें। इन बोथ दीज एरियाज we are behind the international standard। It has been found that nearly 30% of the houses have no toilet facilities in urban areas। बेटे दोनों ही जो पैरामीटर्स मैंने बताए सोशल सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के, इंटरनेशनल लेवल पर हम दोनों में ही क्या बहुत ही पीछे हैं। हमारे देश में अगर बात करते हैं अर्बन सेक्टर के अंदर ही 30% ऐसे हाउसेज हैं जहाँ पर टॉयलेट फैसिलिटीज़ नहीं है। इन द अर्बन स्लम्स जो गंदी बस्तियाँ हैं वहाँ पर सैनिटेशन का लेवल और भी दयनीय है। जो स्लम ड्वेलर्स हैं यानी कि गंदी बस्तियों में रहने वाले जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं क्या करते हैं, बीमारी को बढ़ावा दे रहे हैं। रूरल सैनिटेशन की स्थिति और भी पुअर है। इन अ रिसेंट सर्वे 150 डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया, 150 ऐसे जिले हैं जहां पर कच्चा लैट्रिन्स आर फाउंड टू बी लग्जरी। वहां पर आज भी बेसिकली पक्के टॉयलेट अवेलेबल नहीं हैं। रूरल पॉपुलेशन डज नॉट हैव इवन 20% ऑफ द रिक्वायर्ड सैनिटरी फैसिलिटीज़। तो बेटा अगर हम बात करते हैं ग्रामीण जनसंख्या की, तो 20% जो हैं बेसिकली वो क्या हैं, वहाँ पर साफ सफाई की सुविधाएं भी नहीं हैं। हाउएवर इट इज़ नोट वर्दी टू एक्नॉलेज द efforts of the government towards achieving universal sanitation coverage through Swachh Bharat Mission, a flagship scheme of the government which aims to achieve Swachh Bharat by 2019। इसके लिए बेटे गवर्नमेंट ने क्या किया है, लोगों की जानकारी को बढ़ाने के लिए लोगों को बस बेसिकली अपने आसपास के एनवायरनमेंट को स्वच्छ रखने के लिए सरकार ने भी एक प्रोग्राम चलाया, स्वच्छ भारत मिशन, जिसका उद्देश्य क्या था, बेसिकली 2019 में इसको अप्लाई किया गया था कि भारत में जो सैनिटेशन का लेवल पुअर है उसके लेवल को पहले से इंक्रीज करना है, लोगों को साफ सफाई के महत्व को समझाना है। Briefly, we can state that healthcare in India
थ्रू इट हैज़ सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव्ड ओवर टाइम। देखो बेटे, समय के अनुसार भारत के अंदर जो स्वास्थ्य सुविधाएं उनका बहुत अधिक विस्तार हुआ है। इज स्टिल अवे बिहाइंड। आज भी बेटा अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं डेवलप कंट्री से, हम वर्ल्ड की डेवलप कंट्री से काफ़ी पीछे हैं। टू इलस्ट्रेट द अबव फैक्ट है, वाइल हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर इज नियरली 15% ऑफ GDP इन USA बट इन इंडिया इट इज़ मेयरली 5%। अगर हम बात करते हैं बेटा कि हमारे भारत के अंदर स्वास्थ्य सुविधाएं जिन पर कि खर्च किया जाना बहुत आवश्यक है, GDP का केवल 5% और जबकि अमेरिका में 15% खर्च किया जाता है। इन इंडिया गवर्नमेंट शेयर इन टोटल एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ केयर इज अबाउट 20%, contrasting with 50% in USA. The government is still to go a long way in expanding healthcare facilities in India. तो बेटे भारत के अंदर भी अगर हम बात करें जो टोटल शेयर है, टोटल एक्सपेंडिचर है हेल्थ केयर पर, वो 20% होना चाहिए, कंपेरेबल टू 50% इन USA। तो बेटे इसके लिए ज़रूरत है कि भारत के अंदर हम लोग हमारी सरकार जो क्या करे कि हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ पर ज़्यादा से ज़्यादा GDP का परसेंटेज खर्च करे। आगे है बच्चों हमारा ISM यानी कि इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन आर द सिस्टम ऑफ मेडिसिन विच आर कंसीडर टू बी इंडियन ओरिजिन। जो बेटे हमारे भारत मूल से आया है, भारत का सिस्टम है जो एंड विच हैव कम टू इंडिया फ्रॉम आउटसाइड एंड गोट एसिमुलेटेड इनटू इंडियन कल्चर। जो कहीं ना कहीं आउटसाइड इंडिया से भी आया है और कहीं ना कहीं हमारी भारतीय कल्चर के अंदर, भारतीय सभ्यता के अंदर शामिल हो गया है। इंडिया हैज 6 रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन इन द कैटेगरी। भारत के अंदर बेटे 6 रिकॉग्नाइज सिस्टम है मेडिसिन के। फर्स्ट आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी। एज ऑन अप्रैल 2015 देयर आर 3,632 ISM hospitals, 26,325 dispensaries, 58,020 बेड्स हैं और जबकि रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर्स हैं वहाँ पर 7,44,563 हैं। 544 क्या है अंडर ग्रेजुएट कॉलेज हैं और 170 क्या है पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज इन इंडिया। तो बेटे ये हमारे इंडिया का क्या है ISM यानी कि इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। स्टूडेंट इस वीडियो के बाद आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको समझ में भी आया होगा। तो प्लीज़ बेटा ट्राई कीजिए, अपने लिए एक ईमानदार मेहनत कीजिए। ओके, थैंक